हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो मेरी सीरीज चल रही है उसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार हैं और इन्हें संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ मौलिक अधिकारों के कुछ मुख्य पहलू दिए गए हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये इनका जो है वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। और ये जो है नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार होते हैं और इनको जो है संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के जो मुख्य पहलू हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व क्या होता है, क्यों ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमें। ये अधिकार व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होता है। ये मतलब व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होता है। ये अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों को मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं, मतलब सरकार को मनमानी कार्रवाई नहीं करने देते हैं, उस पर अंकुश लगाते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। ये लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। लोकतंत्र का मतलब कि जनता जो चाहती है, जनता की इच्छा को सर्वोपरि मानना ही लोकतंत्र है, तो उसको भी मजबूत करते हैं। ये अधिकार मिले हुए हैं इसीलिए लोकतंत्र मजबूत है। मौलिक अधिकारों के प्रकार चलिए जान लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और वो कौन कौन से हैं चलिए पढ़ लेते हैं उनको भी। समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ये अधिकार जो है यह कानून के समक्ष समानता और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को के निषेध को सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि जो समानता का अधिकार है ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। जो समानता का अधिकार है इसी के तहत जो है सबको अवसर की समानता भी आता है, सुनिश्चित की जाती है कि सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह अस्पृश्यता और उपाधियों के अंत को भी सुनिश्चित करता है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में यह भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, सभा मीटिंग करने की आज़ादी है, आंदोलन कर सकता है, रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी प्रदान करता है। मतलब अगर ये क्या बोलते हैं, अगर आप अपराधी हैं तो भी आपके कुछ अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत जो निजी अधिकार होते हैं, इन सब चीज़ों की भी बात करता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कि अगर कोई गिरफ्तार हो गया है व्यक्ति, कोई कैदी है, तो उसको भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं।
नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। यह मानव तस्करी, जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह बच्चों को रोजगार को प्रतिबंधित करता है, जैसे मानव तस्करी वगैरह होता है और जबरन जो है मजदूरी वगैरह कराया जाता है, तो इससे जो है संरक्षण प्रदान करता है ये अधिकार। बच्चों की, छोटे बच्चों को भी जो कि 18 से कम एज के हैं, तो उनसे भी जो है मजदूरी कराना, इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। यह धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो धर्म की स्वतंत्रता है, यह धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। हमें सभी को अपने हिसाब से धर्म पालन की स्वतंत्रता है। 5वां सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अधिकारों की बात करता है। यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। यह अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं देश में, जैसे मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, तो उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को के संरक्षण का अधिकार है, मतलब। और उनको जो है जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का भी अधिकार है, मतलब वो शैक्षिक संस्थान भी बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ये सब अधिकार प्राप्त हैं अल्पसंख्यकों को। छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करता है। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इस अधिकार के तहत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप जो है उसके विरुद्ध आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं जान लेते हैं। ये अधिकार न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। मतलब ये न्यायोचित है, मतलब इनका ये सही है, ये अधिकार जो भी मिले हुए हैं न्यायपूर्ण है। ये अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि ये न्यायोचित है और कहीं कहा जा रहा है कि ये पूर्ण अधिकार नहीं है। पूर्ण मतलब कि एकदम से ये नहीं मिले हुए हैं आपको, कुछ सही, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इन पर अंकुश लगाया जा सकता है कुछ मामलों में। यह अधिकार नागरिकों और कुछ मामलों में विदेशियों को भी उपलब्ध है। ये जो अधिकार है नागरिकों को तो प्राप्त है ही, विदेशियों को भी मिले हुए हैं। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार जो है क्या है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसमें देखिए जो टॉपिक है मूल अधिकार, इसमें हम लोग मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा जाने हैं, फिर मूल अधिकारों के महत्व को जाने हैं, मूल अधिकारों के प्रकार को जाने हैं और मूल अधिकारों की विशेषताओं को जाने हैं, फिर कंक्लूजन जाने हैं। ओके, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का महत्व। चलिए जान लेते हैं। थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है मौलिक, उसमें संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है। मूल अधिकारों के बारे में अगर थोड़ा सा बताना तो इस तरह से बताना है, ठीक। अब
थोड़ा सा विस्तृत बताना है तो इस तरह से बताना है। मूल अधिकारों का महत्व है। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है और नागरिकों के जीवन में इनका अत्यधिक महत्व है। यहाँ मौलिक अधिकारों के महत्व के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना कि जो मौलिक अधिकार हैं ये लोकतंत्र की नींव है, मतलब इन्हीं की वजह से लोकतंत्र है और इनका नागरिकों के जीवन में बहुत महत्व है। अब इनके जो विभिन्न आयाम हैं उनको समझ लेते हैं। व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा, जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को मनमानी सरकार की कार्रवाई से बचाते हैं और उन्हें अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जीने में सक्षम बनाते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आवश्यक स्तंभ हैं। यह अधिकार नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने में मदद करते हैं। समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे अधिकार कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कानून का शासन स्थापित करना, मौलिक अधिकार कानून के शासन को स्थापित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। ये अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार मनमानी तरीके से कार्य न करे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं यह बहुसंख्यकवाद के अत्याचार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं मतलब जो बहुसंख्यक हैं उनसे जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। संवैधानिक उपचार भी मूल अधिकार में संवैधानिक उपचार भी दिए गए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालतों में जाने का अधिकार देता है। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है और नागरिकों को न्याय प्रदान करता है। व्यक्तिगत विकास, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष रूप में संक्षेप में हम अगर जानेंगे तो संक्षेप में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं और एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है राज्य क्या है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक संगठित समुदाय को संदर्भित करता है, जो एक सरकार द्वारा शासित होता है और जिसकी अपनी संप्रभुता होती है। राज्य को परिभाषित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक संगठित समुदाय को संदर्भित करता है, मतलब एक निश्चित समुदाय की बात करता है। एक निश्चित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी बात करता है, तो वही राज्य है, जहाँ पे एक सरकार होती है और उसकी अपनी संप्रभुता होती है, तो वो राज्य है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जान लेते हैं राज्य के। निश्चित भूभाग, राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। मतलब एक निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, राज्य में रहने वाले लोगों का एक समुदाय होना चाहिए। सरकार, राज्य को चलाने के लिए एक संगठित सरकार होनी चाहिए जो कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है, और संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के अधीन न हो। राज्य एक राजनीतिक संगठन है
जो अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है और बाहरी खतरों से अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। राज्य विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्र राज्य, बहुराष्ट्रीय राज्य, संघीय राज्य, एकात्मक राज्य। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र में, जो भी उनका क्षेत्र है, वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है, लोगों को जो है सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, बाहरी खतरों से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है। राज्य देखिए कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्र राज्य। एक राज्य जिसमें एक राष्ट्रीयता के लोग होते हैं उसको राष्ट्र राज्य बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय राज्य, एक राज्य जिसमें एक कई राष्ट्रीयता रहती हैं उनको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय राज्य। संघीय राज्य, एक राज्य जिसमें कई स्वायत्त इकाइयाँ होती हैं जो एक केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं, वो संघीय राज्य हो गए। एक राज्य, एकात्मक राज्य, एक राज्य जिसमें एक केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन करती है, वो एकात्मक राज्य कहलाता है। चलिए थोड़ा इसका कंक्लूजन जान लेते हैं। राज्य आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समानता का अधिकार जान लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए एक मूलभूत अधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा प्राप्त हो। यहाँ समानता के अधिकार के कुछ मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 कानून की समझ समानता की बात करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समझ समानता या कानून की समझ संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब सबको कानून की समझ समान माना जाता है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को कानून की समझ समान माना जाएगा और कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 15 बात करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह सार्वजनिक स्थानों जैसे कि दुकानों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में भेदभाव भी नहीं करेगा, उसको रोकेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब नौकरियों में सबको समान अवसर मिले, इसकी बात करता है। अनुच्छेद कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब राज्य की किसी भी पद पर अगर किसी को वो करना, नियुक्ति करना है, तो वहाँ भी सबको समान अवसर प्रदान किया जाता है। हालांकि राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता ही है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। मतलब जो भेदभाव है उसको खत्म करने की बात करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, कहा जा रहा है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़ करके किसी भी उपाधि को प्रदान करने से रोकता है। यह अनुच्छेद विदेशी राज्यों से उपाधियां प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगाता है। बात है कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी अगर अवार्ड देता है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं स्वीकार करना है। समानता के अधिकार का महत्व जान लेते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में से एक है।
यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने में मदद करता है। यह सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है और उनकी गरिमा की रक्षा करता है। यह कानून के शासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। समानता का अधिकार निष्कर्ष रूप में देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सुरक्षा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए जान लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 से 22, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। यह नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। चलिए इनके कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। वाक स्वतंत्रता आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। वाक स्वतंत्र आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है आर्टिकल 19। यह अनुच्छेद नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। तीसरा, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। देखिए, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आप अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना लड़ाई लड़े, बिना किसी झगड़े के आप मीटिंग कर सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप पार्टी बना सकते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप जो है आबाद आप घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप भारत के किसी भी भाग में बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं, अपना धंधा व्यापार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 बात करता है इसकी। हालांकि ये स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इन पर अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब इस पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किए जाने से बचाता है। मतलब एक अपराध किसी ने किया तो उसको एक ही बार दंड मिलेगा, इससे अधिक नहीं। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर किए जाने से भी बचाता है, मतलब कि जबरदस्ती किसी से पुलिस जो है गवाही नहीं दिला सकती है। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, जीवन का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कहा जा रहा है कि किसी के जीवन, मतलब सबको जीवन का अधिकार है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी की प्राण ली जा सकती है, बाकी नहीं। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 22,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बचाता है। यह अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को जानने, मतलब उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और अपने वकील से सलाह लेने और अदालत में पेश किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व जान लेते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए मूल सिद्धांतों में से एक है। स्वतंत्रता का अधिकार यह नागरिकों को अपने विचारों और मतों को व्यक्त करने, सभा करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को मनमानी सरकारी कार्रवाई से बचाता है और उन्हें अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार जीने में सक्षम बनाता है। यह कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है। यह व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ावा देता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और उन्हें एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में रहने में सक्षम बनाता है। ये क्या करता है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है, एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसने विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसे एक व्यक्ति को जो है स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में रहने के लिए सक्षम बनाता है। जो अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। यह अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी प्रथाओं से बचाता है। ये अधिकार जो है जबरन श्रम और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी प्रथाओं से बचाता है। यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। आर्टिकल 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। यह अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी, बेगार यानी बिना मजदूरी के काम और अन्य प्रकार के बलात्श्रम यानी कि जबरन मजदूरी करने से प्रतिबंधित करता है। किसी भी व्यक्ति को खरीदने या बेचने या उसे जबरन काम करने के लिए मजबूर करने को गैर कानूनी बनाता है। आर्टिकल 23 इस अनुच्छेद का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। अगला है आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 24 यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने से रोकता है। यह बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह अनुच्छेद बाल श्रम के कई रूपों को रोकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का महत्व यह अधिकार कमजोर और वंचित वर्गों को शोषण से बचाता है। जो शोषण यह मानव गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। यह एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना में योगदान देता है। शोषण के अधिकार की बात हो रही है। शोषण के अधिकार यह बाल श्रम जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहायक है। यह मानव तस्करी जैसे अपराधों को रोकता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो नागरिकों को शोषणकारी प्रथाओं से बचाता है और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने से सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो धर्म की स्वतंत्रता है, ये क्या करता है? भारतीय नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। जैसे आर्टिकल 25
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सुरक्षित करता है। हालांकि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार देता है। यह धार्मिक मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। यह चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 27। मतलब धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लिए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या रखरखाव के लिए करों का भुगतान करने के लिए मजबूर करने से रोकता है। मतलब टैक्स नहीं लिया जा सकता है किसी से। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्व का उपयोग नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 जो है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है। यह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करने से रोकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व जान लेते हैं। यह भारतीय धर्म निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। यह राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से करने से रोकता है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षिक संस्थानों को संरक्षित करने का अधिकार देते हैं। यहाँ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 29 और 30 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षिक संस्थानों को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए इसके कुछ मुख्य पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार देता है, जो आर्टिकल 29 है। यह राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित करने से रोकता है।
आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 बात करता है, यह अनुच्छेद धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह राज्य को शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद करने से रोकता है कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इसका मतलब है कि राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने के लिए बाध्य है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का महत्व। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और भाषा को संरक्षित करने में मदद करते हैं। ये अधिकार शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करते हैं। यह अधिकार बहुसंख्यकवाद के अत्याचार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये अधिकार सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये अधिकार भारत की बहुसांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक हितों को संरक्षित करने का अधिकार देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। यह अधिकार जो है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यहाँ संवैधानिक उपचार के अधिकार के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। चलिए जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। यह अधिकार जो है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालतों से राहत मांगने का अधिकार देता है। यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक और प्रभावी बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। अब रीट के बारे में जान लेते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं। रीट के प्रकार। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निम्नलिखित प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। पहला देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रीट अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। परमादेश। यह रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। प्रतिषेध। यह रीट किसी निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। उत्प्रेषण। यह रीट किसी निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। अधिकार परिचय। यह रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार को चुनौती देने के लिए जारी की जाती है। अधिकार का महत्व जान लेते हैं। यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, जो आर्टिकल 32 है। शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है। यह न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। चलिए अब निष्कर्ष जान लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। मूल अधिकार और सशस्त्र बल। मूल अधिकार और सशस्त्र बल जान लेते हैं, क्योंकि इन पे कुछ अंकुश भी है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और सशस्त्र बलों के बीच एक जटिल संबंध है। संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं, ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके और उनके कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके। यहाँ मौलिक अधिकारों और सशस्त्र बलों के बीच संबंध के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। आर्टिकल 33, यह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इसी तरह के संगठनों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देती है। जैसे अदालत जो है, संसद जो है, इनके अधिकारों को, जो लोग जो है सशस्त्र, जो लोग अर्धसैनिक बलों में हैं, पुलिस बलों में हैं या फिर खुफिया एजेंसियों में हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है। यह प्रावधान संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है। यह प्रावधान संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है जो इन बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके और उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 33 है, ये जो संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है, मतलब कि इनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाए। प्रतिबंधों का आधार, चलिए जान लेते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर लगाए जाते हैं। अनुशासन, सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुशासन को कमजोर कर सकते हैं। सही बात है, कुछ भी बक देंगे आप तो इससे दुश्मन जो है हमारा फायदा उठा लेगा। कर्तव्यों का निर्वहन, सशस्त्र बलों के सदस्यों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए और कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि संघ बनाने की स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राइट। राष्ट्रीय सुरक्षा, सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील जानकारी से अवगत कराया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि सूचना का अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, मतलब आप कुछ भी जरूरी जानकारी अब नहीं बता सकते हैं किसी को, तो इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधों की सीमा, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उचित होने चाहिए और अत्यधिक नहीं होने चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका इन कानूनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वे अत्यधिक या अनुचित हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, सशस्त्र बलों के सदस्यों को राजनीतिक दलों में शामिल होने या हड़ताल में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उनकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उनके कर्तव्यों के निर्वहन या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीमित किया जा सकता है। उनकी संघ बनाने की स्वतंत्रता को उनके कर्तव्यों के निर्वहन या अनुशासन बनाए रखने के हित में सीमित किया जा सकता है। अब संक्षेप में अगर कहें तो भारतीय संविधान सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की अनुमति देता है, लेकिन ये प्रतिबंध उचित और आवश्यक होने चाहिए। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया रखा जाना चाहिए। सैन्य कानून, मार्शल लॉ और मूल अधिकार, चलिए ये भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान में सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ और मौलिक अधिकारों के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण कानूनी क्षेत्र है। यहाँ इस संबंध के कुछ मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ क्या होता है, पहले ये जान लें। सैनिक कानून एक ऐसी स्थिति है जिसमें सैन्य अधिकारी सामान्य नागरिक प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। यह आमतौर पर गंभीर आपातकालीन स्थितियों में लागू किया जाता है, जैसे कि युद्ध, विद्रोह या गंभीर नागरिक अशांति के समय।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में सैनिक कानून के संदर्भ में प्रावधान है। आर्टिकल 34 में सैनिक कानून की बात की गई है। हालांकि संविधान में सैनिक कानून शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार और सैनिक कानून जान लेते हैं। अनुच्छेद 34 के अनुसार जब भारत के किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू होता है तो संसद उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को सीमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। इसका अर्थ है कि सैनिक कानून की अवधि के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संसद उन व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती है जिन्होंने सैनिक कानून के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की हो। मौलिक अधिकारों और सैनिक कानून के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सैनिक कानून को केवल आवश्यक होने पर ही लागू किया जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उचित होने चाहिए और अत्यधिक नहीं होने चाहिए। न्यायपालिका इन प्रतिबंधों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वे अनुचित हैं तो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संदर्भ में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग किया जाता है और सैन्य कानून को लागू करना एक चरम उपाय है। उससे पहले आपातकाल लगा दिया जाता है, सैन्य कानून तो बाद में एकदम अल्टीमेटली लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 संसद को सैनिक कानून के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 34 है वो संसद जो है सैनिक कानून के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, अधिकार है उसको। सैनिक कानून की अवधारणा ब्रिटिश कानून से ली गई है। सैनिक कानून की अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटिश कानून से। भारतीय संविधान में सैनिक कानून को परिभाषित नहीं किया गया है अभी तक। भारत में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का उपयोग किया जाता है। अभी तक सैनिक कानून नहीं लागू किया जाता है। यह जानकारी भारतीय संविधान में सैनिक कानून और मौलिक अधिकारों के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की सम्यक प्रक्रिया के बीच अंतर जान लेते हैं। ये टॉपिक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की सम्यक प्रक्रिया के बीच क्या अंतर है, इनको जानेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की सम्यक प्रक्रिया दोनों ही कानूनी अवधारणाएं हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से संबंधित हैं। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर, दोनों ही मतलब कानूनी अवधारणाएं हैं, दोनों जो है जरूरी हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के लिए, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए जान लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया की वैधता पर केंद्रित है, न कि कानून की निष्पक्षता पर। इसका मतलब है कि यदि कोई कानून सही प्रक्रिया का पालन करता है तो यह वैध है, भले ही यह अनुचित या अन्यायपूर्ण हो। अब कानून की सम्यक प्रक्रिया जान लेते हैं। कानून की सम्यक, यह अवधारणा अमेरिकी संविधान में उल्लिखित है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से केवल कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह न केवल प्रक्रिया की वैधता पर बल्कि कानून की निष्पक्षता और न्याय पर भी केंद्रित है। इसका मतलब है कि कानून को न केवल सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए बल्कि उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत भी होना चाहिए। अब दोनों में अंतर जान लेते हैं। क्या है मुख्य अंतर? दायरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दायरा कानून की सम्यक प्रक्रिया की तुलना में संकीर्ण है, मतलब कम है। केंद्र, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की वैधता पर केंद्रित है, जबकि कानून की सम्यक प्रक्रिया और कानून दोनों की निष्पक्षता पर केंद्रित है। न्यायिक समीक्षा,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अदालतें केवल यह देखती हैं कि कानून सही प्रक्रिया का पालन करता है या नहीं। कानून की सम्यक प्रक्रिया के तहत अदालतें यह भी देखती हैं कि कानून उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत है या नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। कानून की सम्यक प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ में इनको देखते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता था। हालांकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में कानून की सम्यक प्रक्रिया के भी तत्व शामिल हैं। मेनका गांधी मामले में कहा गया कि जो है कानून की सम्यक प्रक्रिया के तत्व भी शामिल है आर्टिकल 21 में। इसलिए अब भारतीय अदालतें न केवल यह देखती हैं कि कानून सही प्रक्रिया का पालन करता है, बल्कि यह भी कि यह उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत है या नहीं। संक्षेप में अगर कहें तो कानून की सम्यक प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अधिक व्यापक और प्रगतिशील संस्करण है। रीट और उनके प्रयोग जान लेते हैं। रीट जो होता है उसका किस तरह से प्रयोग होते हैं, इनको जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रीट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय 2022-6 के तहत जारी कर सकते हैं। ये रीट नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के रीट और उनके प्रयोगों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जानते हैं। इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। इसका प्रयोग किस तरह से होता है वो जानते हैं। यह रीट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है तो अदालत हिरासत में लेने वाले अधिकारी को उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश दे सकती है। अदालत हिरासत की वैधता की जांच करती है और यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देती है। नेक्स्ट है परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे होता है वो जान लेते हैं। यह रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम, निचली अदालत या सरकार को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। यह तब जारी की जाती है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करता है या उसमें विफल रहता है तो यह रीट निजी व्यक्तियों या गैर सार्वजनिक निकायों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। अब नेक्स्ट है प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है मना करना। इसका प्रयोग किस तरह से होता है जानते हैं। यह रीट किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह रीट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। इसका प्रयोग कैसे होता है वो जान लेते हैं। यह रीट किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो या कोई त्रुटि की हो। यह रीट न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से। अब इसका प्रयोग कैसे होता है वो जान लेते हैं। यह रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार को चुनौती देने के लिए जारी की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है तब।
यह रीट सार्वजनिक पद के धारक को यह दिखाने के लिए कहती है कि वह किस अधिकार से पद पर बना हुआ है। महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं रीट के विषय में। महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों के पास नहीं है। रीट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही जारी की जा सकती है। अदालतें रीट जारी करने के अपने विवेक का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंधात्मक सीमाएं चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं रखा गया है। इन पर कुछ प्रतिबंधात्मक सीमाएं लगाई गई हैं ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण हितों की रक्षा की जा सके। यहाँ मौलिक अधिकारों पर लगाई गई प्रतिबंधात्मक सीमाओं का विवरण दिया गया है। चलिए जान लेते हैं। ये कहा गया कि मौलिक अधिकारों को जो है असीमित नहीं रखा गया है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकती हैं, कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। उचित प्रतिबंध जान लेते हैं क्या है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उचित होने चाहिए, तभी प्रतिबंध लगेगा। इसका अर्थ है कि प्रतिबंधों को तर्कसंगत या आवश्यक होना चाहिए। प्रतिबंधों को अत्यधिक या मनमाना नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधों का उद्देश्य और साधन के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। न्यायपालिका इन प्रतिबंधों को उचितता की समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका इन प्रतिबंधों की उचितता की समीक्षा कर सकती है कि उचित है कि नहीं है। न्यायपालिका ये डिसाइड करेगी। सार्वजनिक व्यवस्था, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक शांति भंग करने वाले भाषण को रोकने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। नैतिकता, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नैतिकता बनाए रखने के लिए लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि जासूसी या देशद्रोह को रोकने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विदेशी राज्यों के बारे में अपमानजनक भाषण को रोकने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना पर, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध न्यायालय की अवमानना को रोकने के लिए लगाए जा सकते हैं, जैसे कि न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने वाले भाषण को रोकने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मानहानि, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध मानहानि को रोकने के लिए लगाए जा सकते हैं, जैसे कि झूठे और अपमानजनक बयान देने वाले भाषण को रोकने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अपराध के लिए उकसाना, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हिंसा के लिए उकसाने वाले भाषण को रोकने के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध अनुसूचित एससी और एसटी के हितों की रक्षा के लिए भी लगाए जा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में सैन्य शासन, अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण
हैं, उनको जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए। प्रतिबंधों को कानून द्वारा लगाया जाना चाहिए, न कि कार्यकारी आदेश द्वारा। न्यायपालिका प्रतिबंधों की वैधता की समीक्षा कर सकती है। यह जानकारी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधात्मक सीमाओं को समझने में मदद करती है। संविधान के भाग 3 के बाहर के अधिकार, चलिए जान लेते हैं। भाग 3 के बाहर के जो अधिकार हैं उनके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो भाग 3 के बाहर हैं लेकिन फिर भी संवैधानिक महत्व रखते हैं। इन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ भाग 3 के बाहर के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों का विवरण दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 300A। 300A जो है संपत्ति के अधिकार की बात करता है। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। पहले 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ले सकता है। आर्टिकल 301 301 अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि यह स्वतंत्रता सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। संसद और राज्य विधानमंडल व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 265 करों का अधिरोपण। आर्टिकल 265 अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर यानी कोई टैक्स नहीं लगाया या वसूला जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों पर मनमाने ढंग से कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। अब मुख्य अंतर देख लेते हैं दोनों में, मौलिक अधिकार में और मौलिक अधिकारों से बाहर के अधिकार में क्या है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधे लागू किए जा सकते हैं। भाग 3 के बाहर के अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन वे मूल अधिकार नहीं हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, परंतु अन्य संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सामान्यतः हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया जाता है। मौलिक अधिकार अधिक मजबूत कानूनी संरक्षण का आनंद लेते हैं। निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग 3 के बाहर के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं और नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन वे मौलिक अधिकारों के समान कानूनी सुरक्षा का आनंद नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 32 की गतिशील प्रकृति, चलिए जान लेते हैं अनुच्छेद 32 की गतिशील प्रकृति के बारे में। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसकी गतिशील प्रकृति का अर्थ है कि इस अनुच्छेद की व्याख्या और अनुप्रयोग समय के साथ विकसित होता रहा है, जिससे यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक जीवंत और प्रभावी उपकरण बन गया है। ये कहा जा रहा है कि ये जो संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्टिकल 32, ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये
समय के साथ जो है ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद की व्याख्या जो है समय के साथ विकसित होती रही है और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक जीवंत दस्तावेज है, प्रभावी उपकरण है। यहाँ आर्टिकल 32 की गतिशील प्रकृति के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। न्यायिक सक्रियता। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को स्वीकार करके अनुच्छेद 32 के दायरे का विस्तार किया है। जब अब कोई भी व्यक्ति या संगठन गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है, भले ही वे सीधे तौर पर पीड़ित न हो। यह दृष्टिकोण न्यायालय को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या को व्यापक बनाया है, जिसमें जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदूषण मुक्त वातावरण, आश्रय का अधिकार और त्वरित सुनवाई का अधिकार जैसे नए अधिकार शामिल हैं। इसने अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के नए रूपों से निपटने के लिए अनुकूल बनाने में मदद की है। उपचारात्मक न्याय शास्त्र। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को घोषित करने के बजाय उपचारात्मक आदेश जारी करने का ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए अदालत ने पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। तकनीकी विकास के साथ अनुकूलन। सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 की व्याख्या को अनुकूलित किया है। फॉर एग्जाम्पल, अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है और डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप किया है। निरंतर विकास। अनुच्छेद 32 की गतिशील प्रकृति का अर्थ है कि यह स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि एक विकसित होने वाली अवधारणा है। सर्वोच्च न्यायालय लगातार मौलिक अधिकारों की व्याख्या और अनुप्रयोग को अद्यतन कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। अब निष्कर्ष रूप में जान लेते हैं। आर्टिकल 32 की गतिशील प्रकृति ने इसे भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बना दिया है, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। भारतीय आरक्षण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता। भारतीय आरक्षण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता एक जटिल मुद्दा है, जिस पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। आरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? ऐतिहासिक अन्याय का निवारण। ऐतिहासिक जो पुरातन काल से जो अन्याय चलते चला आ रहा है, जो SC और ST वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उसके निवारण के लिए आरक्षण का उद्देश्य सदियों से चले आ रहे जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय को दूर करना है। यह उन समुदायों को समान अवसर प्रदान करता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। आरक्षण सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों के समान अवसर प्रदान करने का एक साधन है। आरक्षण सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का एक साधन है। यह समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और मुख्य धारा में लाने में मदद करता है। विविधता को बढ़ावा देना। आरक्षण विभिन्न समुदायों के लोगों को सार्वजनिक संस्थानों और कार्यस्थलों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करता है। यह विविधता को बढ़ावा देता है और समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शामिल करता है।
आरक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल करना। कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक होना चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये जो है सुधार की आवश्यकता की बात की जा रही है आरक्षण व्यवस्था में। तो लोगों का तर्क है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक होना चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर को हटाना। कुछ लोगों का सुझाव है कि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि समृद्ध परिवारों के लोग आरक्षण का लाभ न उठा सकें। कुशलता और योग्यता को बढ़ावा देना। कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण से दक्षता और योग्यता में कमी आती है। उनका सुझाव है कि आरक्षण के साथ साथ योग्यता और दक्षता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। समय समय पर समीक्षा। आरक्षण नीति की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। इसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण क्या है वो जान लेते हैं। आरक्षण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और दक्षता और योग्यता को बनाए रखने के लक्ष्यों को संतुलित करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक बातचीत और सहमति की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आरक्षण व्यवस्था एक जटिल मुद्दा है और इसका समाधान आसान नहीं है।